नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। आज का अपना टॉपिक सारणिक रहेगा, डिटर्मिनेंट्स जिसे अपने कहें। और इससे पहले अपनों ने मैट्रिक्स कंप्लीट किया है थ्योरी, और आज फिर इसकी थ्योरी रहेगी और कुछ एक इम्पोर्टेंट ऐसे डिटर्मिनेंट्स रहेंगे जो एज इट इज़ एग्ज़ाम के अंदर सेकेंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे अपने अदर कोई भी एग्ज़ाम हो टीचिंग का, है ना, उसके अंदर पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स आप सोल्व भी कर पाएंगे और साथ ही साथ उनको अगर आप याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से। तो जो मैट्रिक्स थी n ऑर्डर की, है ना, जब उसका ऑर्डर क्या रहे n क्रॉस n, यानी उसमें पंक्तियां भी n हो और स्तंभ भी। आपको मैंने मैट्रिक्स वाले में भी बताया था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में मेन ये फ़र्क है कि दोनों का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर का डिफरेंस रहता है। मैट्रिक्स में कोई भी ऑर्डर हो सकता है, जबकि डिटर्मिनेंट या सारणी के अंदर ऑर्डर जो है वो पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी 2x2 की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होगा, या फिर 3x3 का होगा, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 1x1 का होगा, 4x4 का। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपको 2x2 या 3x3 का डिटर्मिनेंट ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता सोल्व करने के लिए। तो इसको मतलब डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो मोड लगा करके लिखा जाता है। किसी मैट्रिक्स को अगर अपने मोड लगा करके लिखें तो वो क्या शो करती है, डिटर्मिनेंट। और वह एक अद्वितीय संख्या होती है, मतलब एक नंबर आएगा कोई ना कोई। अब डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करते हैं, सबसे इजी जो मेथड रहता है वो है सारूस डायग्राम से। सारूस क्या कहता है कि ये देखिए, आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को आप एज इट इज़ लिखें। फिर इसके जो पहले और दूसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति और दूसरी जो है स्तंभ, उनको एज इट इज़ इसके बाद लिख दीजिए। अब इनको सोल्व करना है। सोल्व करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले तो आप पहली ये विकर्ण लें, है ना, डायगोनल, फिर इनका मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे विकर्ण का और फिर तीसरे विकर्ण का। कहाँ से चलना आपने, लेफ्ट से राइट की ओर। और ये सारे के सारे किस में लिखे जाएंगे, प्लस में। जैसे पहला क्या विकर्ण बनेगा, A1B2C3 आ गया, A1B2C3। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, B1C2A3, ठीक है। फिर C1A2B3 आ गया, ये B3 आएगा, लास्ट में चेंज कर लेना थोड़ा सा, यहाँ B3 है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर अपने चलेंगे अपने इस डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट, नीचे से ऊपर की ओर, यानी क्रॉस के अंदर उसमें। फिर इन तीनों विकर्णों के जो एलिमेंट हैं उनका गुणनफल होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे कि अब A3 B2 और C1 का मल्टीप्लाई होगा, ये लिख दिया। फिर इसके बाद B3C2A1 का होगा, B3C2A1 का होगा। इसी प्रकार C3A2 और B1 का होगा तीसरा। और ये पूरे ब्रैकेट में लिखे जाएंगे और बीच में इनके क्या आएगा, माइनस। ये ध्यान रखना है कि पहले आप कैसे मल्टीप्लाई करें। ये देखिए, पहले तो आप इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फिर आप क्रॉस के अंदर करेंगे जो रेड वाले साइन हैं, और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। जो ग्रीन वाला है वो ये रहा, और रेड वाला जो है वो इसके नीचे माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये है सारूस चित्र। इसके अलावा एक और रहता है जो आप सिंपली करते ही हैं कि A1 को आप पहले लिखें, A1, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, इस पंक्ति और रो को छोड़ दीजिए, साथ में क्या आ जाएगा, B2 का C3 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस C2 का B3 से मल्टीप्लाई। फिर अल्टरनेटिव साइन रहते हैं, फिर क्या आएगा, माइनस। और माइनस आने के बाद क्या आएगा, A1 आपने ले लिया है, A1 के बाद अब कौन आएगा, B1 आएगा, या फिर क्या आएगा, A2। ये चीज़ मेन है कि आप चाहें तो पंक्ति के स्तर पे कर सकते हैं, चाहे स्तंभ के। तो अगर मैं स्तंभ पंक्ति लेता हूँ तो B1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर B1 वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए, क्या आएगा, A2 का C3 से मल्टीप्लाई माइनस A3 का C2 से, है ना। फिर प्लस आ जाएगा C1।
C1 के लिए क्या आएगा, A2 B3 और B2 A3। सोल्व करोगे सेम आंसर आएगा। ये है डिटर्मिनेंट को सोल्व करना। अब बात करते हैं उप सारणिक और सहखंड। उप सारणी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के लिए जब आप उसके रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट का एक आप डिटर्मिनेंट बनाते हैं वो कहलाता है उप सारणिक। जैसे ये बड़े वाला सारणिक लिया आप लोगों ने, ठीक है, 3x3 का है। इसके अंदर अपने A1 के लिए चेक कर रहे हैं, है ना। A1 के लिए चेक करेंगे तो A1 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा क्या बचा, ये चीज़ तो बचेगी, B2 C2 B3 C3, है ना। ये उप सारणिक है किसका, A1 का, जिसे अपने M11 से शो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सहखंड क्या है। अब सहखंड में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है सहखंड, लेकिन सहखंड के अंदर एक चीज़ आएगी कि जो उप सारणिक है उसके साथ -1 की पावर ij कर दें, यानी इसमें अल्टरनेटिव साइन चलेंगे। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, जो भी ये उप सारणिक आप निकालोगे इन्हें फिर इनके मान एक मैट्रिक्स में लिखोगे, जिसके अंदर पहला एलिमेंट प्लस का रहेगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, है ना। तो ऑटोमेटिकली देखो जब i और j लिखेंगे, यहाँ पर A11 एलिमेंट है तो i 1 + 1 करोगे 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि क्या बनेगा प्लस। फिर दूसरा देखेंगे 1 2, तो 1 + 2 करेंगे 3, तो -1 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा माइनस। तो ये अल्टरनेटिव चलेगा, ये ध्यान रखना है। ये सिंपल सा डिफरेंस है और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने के लिए, है ना। क्या है कि aij लें आप, जब ij लें, हाँ, और साथ में fij क्या है, सहखंड है। तो अगर j और k आपस में बराबर नहीं है, ये j और ये k आपस में बराबर नहीं है, तो मान कितना आएगा 0, अदरवाइज इस डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं आप, डिटर्मिनेंट सारणी का जो मान निकालेगा, एक अद्वितीय संख्या जो आएगी वही इसका मान होगा। एग्ज़ाम में आपको ये दे सकता है कि इसका मान बताइए क्या होगा, A11 F11, A21 F21, A31 F31, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है। ट्रांसपोज, क्योंकि एक अद्वितीय नंबर आता है तो चाहे आप ट्रांसपोज कीजिए, चाहे मैट्रिक्स को किसी प्रकार से लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हों तो उनका मान कितना हो जाएगा 0। दो पंक्ति या स्तंभों को परस्पर बदलने पर, यानी कि मान लीजिए, इसे छोड़िए आप, नीचे वाले में देखते हैं। जैसे इसमें है, नीचे वाले में है ना, ABC है, PQR है, UVW है। अगर मैं PQR की जगह ABC की जगह PQR कर दूं तो इस डिटर्मिनेंट के मान के आगे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो जो संगत एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होगी, है ना, आसन जो पंक्तियां या स्तंभ हैं, उनको चेंज करने पर साइन किसका आएगा माइनस का, ये ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ को k गुना करने पर सारणी का मान भी k गुना हो जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स के अंदर क्या था, मैट्रिक्स में आपको कोई मैट्रिक्स दे दी, है ना, उस मैट्रिक्स को आप क्या है किसी भी एक k नंबर से गुना करते हो तो वो उसके प्रत्येक अंक से या एलिमेंट से क्या है मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। सारणी के अंदर क्या होगा, अगर किसी एक पंक्ति के अंदर कहीं k आ रहा है तो वो k कॉमन लिया जा सकता है ना। अगर तीनों में आ रहा है k तो बाहर कितने k कॉमन आएंगे, k की पावर 3। हर एक पंक्ति या स्तंभ में से एक पंक्ति में अगर कॉमन है कोई एलिमेंट तो वो एक बार बाहर आएगा, तीनों के अंदर है तो 3 बार बाहर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, किसी भी पंक्ति के अंदर या स्तंभ के अंदर ऐसा कुछ आपको दिखे, एक सेकंड, हाँ जी, किसी पंक्ति या स्तंभ के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखे कि जो कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ, हाँ जी, कोई पंक्ति या स्तंभ का एक जो हिस्सा है, यानी एक पंक्ति पर्टिकुलर या एक स्तंभ किन्हीं दो संख्याओं या तीन संख्याओं के योग के रूप में, जैसे पहली पंक्ति देखिए a + अल्फ़ा b + बीटा c + गामा लिखा हुआ है, तो उनको आप सेपरेट दो अलग अलग
सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला ए बी सी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे और दूसरे जो है अल्फ़ा बीटा गामा इसमें बाकी सेम रहेंगे। ये डिटर्मिनेंट की खास बात है। आगे क्या है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी एक राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो समान रहता है। ये चीज़ समझने वाली है। काफ़ी जो सारणिक आते हैं, जैसे आगे जो आएंगे एग्ज़ाम में पूछे गए, उनको सोल्व करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर यहाँ पे ए है ना, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ है 2a, यहाँ 2b है और यहाँ 2c है, यहाँ x y और z है। अब मेरे को पता है कि मैं अगर इस पहली पंक्ति को गुणा करके 2 से, है ना, 2 से गुणा करके इसमें से घटा दूं तो इनका मान क्या हो जाएगा, 0 0 0, क्योंकि 2 से गुणा करोगे तो ये तो चीज़ मिलेगी 2a 2b 2c, है ना। तो क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर पंक्ति या स्तंभ को किसी एक नंबर से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ या घटा सकते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इस पंक्ति को इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, के वाला जो अभी फॉर्मूला किया था। जब आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी सी, नीचे ए बी सी और फिर एक्स वाई जेड है ही। अब देखिए किन्हीं भी 2 पंक्तियों का मान क्या आ गया, बराबर, तो इसका मान क्या आएगा, 0। ये ध्यान रखना है। सारणी के अवयव किसी चर x के बहुपद हो तो डेल बराबर fx और x बराबर a रखने पर 0 होता है, तो x माइनस a उसका गुणनखंड होगा। सिंपल है। कोई एक डिटर्मिनेंट लिया अपनों ने, है ना। डिटर्मिनेंट लेने के बाद डिटर्मिनेंट लिया, इसके अंदर कोई एलिमेंट लिखे अपनों ने x माइनस a, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। कोई डिटर्मिनेंट लिया अपनों ने, अब इसमें यहाँ कर दिया x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं a b और c, फिर यहाँ पर p q और r। अब देखिए x का मान यदि मैं 0 रख दूँ, a रख दूँ, 0 रखें पहले। तो अगर मैं x का मान 0 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, है ना। तीनों 0 होने के बाद अपने पास बचेगा क्या, माइनस a माइनस b माइनस c। क्या किया मैंने, x का मान 0 पुट किया तो ये जो है ये ख़त्म हो गए, सिर्फ माइनस a माइनस b माइनस c बचा। अब अगर अपने देखें तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति आपस में क्या है, समान है, यानी डिटर्मिनेंट का मान क्या आ रहा है, 0। कब, जब मैंने x बराबर क्या रखा, 0। तो इसका कहने का मतलब x बराबर 0 का मतलब है x माइनस 0 बराबर 0। तो x माइनस 0 इस डिटर्मिनेंट का एक क्या है, फैक्टर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की फॉर्म में कुछ मिलेगा अपने को, तो वहाँ पर x माइनस 0 एक इसका क्या है, फैक्टर है। बस ये लास्ट पॉइंट बचता है अपने पास, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आप मान लीजिए। क्या कहते हैं ये, कि किसी सारणी के प्रत्येक अवयव के स्थान पर उसका सहखंड प्रतिस्थापित करने पर आपने अभी सहखंड निकाले थे जिसके साइन चेंज करते हैं अपने, है ना, कि पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस और प्लस। ये निशान चेंज करने के बाद जो अपने को डिटर्मिनेंट मिलेगा उस डिटर्मिनेंट को अपने मान लेते हैं वो क्या है, d। तो जो पहले सारणिक था डेल, जिससे अपनों ने ये सहखंड बना करके और ये सारणिक ज्ञात किया है, तो इस सारणिक का मान कितना होगा, डेल की पावर n माइनस 1। कि इस डेल का मान निकाल लीजिए, जितना भी मान होगा जो इसका ऑर्डर है उसका n माइनस 1 कर दीजिए पावर, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्ज़ाम में आपको दे देगा कि डेल का मान, यदि डेल का मान 5 है ना, और फिर आपको कह दे कि इसका जो ऑर्डर है 3 cos 3 का है, तो इस डेल के अवयवों जो
अवयव हैं उनके सहखंडों से बनने वाले डिटर्मिनेंट का मान बताइए। तो मान कितना हो जाएगा, डेल का मान 5 है, पावर कितना करेंगे, ऑर्डर 3 है तो 3 माइनस 1 कर देंगे, तो 5 की स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा 25। ये आपका आंसर होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, यदि एक 3x3 के सारणिक का मान 5 है तो इसके सहखंड से बने सारणिक D का मान होगा। तो D का मान कितना आ जाएगा, इसका मान 5 है तो 5 की पावर n-1 करनी है, ऑर्डर कितना है 3, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 5 की स्क्वायर यानी कि 25। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। और बात रही क्वेश्चंस की, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की एक ही वीडियो बना लेंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि इसके जो टिपिकल से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रिपीटिव क्वेश्चन है, तो वो इतना कोई आपके लिए हार्ड नहीं होगा, तो एक ही वीडियो बनाएंगे उसकी। आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको आप फॉर्मूला की तरह ले सकते हो, याद कर सकते हो, या फिर कुछ एक देर प्रैक्टिस करके आप इनको मतलब वो कर सकते हो परमानेंट। तो पहला यहाँ पर डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है कि ABC, और फिर उससे आगे वाले नंबर से शुरू करेंगे BC और A, फिर उससे आगे वाले नंबर से शुरू करेंगे CA और B। तो इसका मान कितना आएगा 3ABC A³ B³ C³ माइनस में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये देखिए 1 1 1 है पहली रो के एलिमेंट, सेकंड रो में है ABC और थर्ड में है A² B² और C²। तो इसके अंदर यदि अपने निकालना चाहें तो इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं आप ये किसी भी प्रकार से। तो इसका मान क्या आएगा A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। एग्ज़ाम में आपको क्या देगा कि यहाँ पर मान लो 2 कर दे, A की जगह आपको क्या दे दे, जैसे मान लो कि ये डिटर्मिनेंट आपको दे सकता है A की जगह 2 कर देगा वो, 1 1 1 2 3 और 4, फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 4 माइनस 2। तो जो आंसर आएगा वो आपके डिटर्मिनेंट का सोल्व कर सकते हैं। या फिर एग्ज़ाम के अंदर अगर न्यूमेरिकल आता है तो मैं यही राय दूंगा, फॉर्मूले को भूल जाइएगा, डायरेक्ट इसको सोल्व कीजिएगा। डायरेक्ट में क्या करेंगे आप, ये नीचे वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर था तो 2 की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो 4, 3 का स्क्वायर था वहाँ 9, 4 का स्क्वायर है 16। सारूस मेथड लगाएं या जो आपका मन करे और इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और सोल्व कर लीजिए, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगले जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट है उसका मान भी क्या है, सेम ही है, उससे आगे वाले का भी सेम है। तो ये तीनों आप एक साथ याद रख लीजिएगा कि चाहे 1 1 1 ABC A² B² C² आए, चाहे BC CA AB आए, तीनों का मान क्या आएगा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस C। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि B प्लस C प्लस A प्लस B आए, B² प्लस C² प्लस A² प्लस B² आए, तो भी इसका मान क्या आएगा, यही A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। पावर पे देखिएगा, एक चीज़ में और आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा इससे। आप एक पंक्ति के अंदर टोटल पावर देखिए, इसके अंदर A की पावर कितनी है 3, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट A B C है ना, तो पावर कितनी होगी टोटल 3। इसकी देखें अगर पावर तो टोटल 3 आ रही है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3, इनको करेंगे तो भी 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे पावर 3 आएगी। आगे देखिए, यहाँ मेन गौर कीजिए, इसकी पावर कितनी आएगी 4, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 4, एक पावर इसकी है 2 इसकी और एक इसकी आएगी 4 आएगी, इनका पावर 3 है और एक इसकी पावर आ जाएगी, तो 4 पावर होगी। जब आपको मैचिंग करनी हो, याद रखने के लिए तो रखना ही पड़ेगा, फिर फॉर्मूलाज हैं। इसके अगर टोटल देखें तो पावर कितनी है 5, इसके अंदर 3 पावर इसकी है और 2 पावर इसकी, टोटल 5। तो यहाँ पे आपको हिंट मिल जाएगा, जब आपको डायरेक्ट पूछेगा तो आप ऑप्शन में चूज़ कर पाएंगे
कि हाँ इसकी पावर 5 है तो 4 3 2 वाले तो होंगे ही नहीं, 5 वाला होगा तो डायरेक्टली ये आंसर होगा आपका। एक ये जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कई बार, दोनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये तीनों आप ध्यान रखें। फर्स्ट क्या है, 1ab माइनस ए, 1c माइनस बी माइनस सी और 1। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं सारूस मेथड से, सिंपल है। तो डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी बात करें, इसके अंदर क्या है कि आप इनको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, है ना, पहला आप सिर्फ इतना लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 1, फिर प्लस वाला जो अपनों ने रूल पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग प्लस वाला यहाँ पर साथ में आ जाएगा, प्लस लिख करके एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब देखिए इसमें एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें वाई कॉमन आ जाएगा, इसमें जेड कॉमन आ जाएगा। तो जब आप एक्स वाई जेड कॉमन ले चुके होंगे, है ना, तो देखिए दो डिटर्मिनेंट है यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ क्या कॉमन ले लिया आपने, एक्स वाई जेड। तो पहली पंक्ति में एक्स कॉमन लेने के बाद 1x और एक्स स्क्वायर बचा, दूसरी में 1y और वाई स्क्वायर बचा, तीसरी में 1z और जेड स्क्वायर बचा। और अपने अगर पहले वाले में देखें तो पहले वाला इतना इतना कॉमन लेना था, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1, है ना। तो दोनों डिटर्मिनेंट आपस में क्या है, सेम है, तो कॉमन आ जाएंगे। कॉमन आने के बाद यहाँ तो बचा 1 और यहाँ प्लस एक्स वाई जेड, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। क्योंकि डिटर्मिनेंट का मान तो 0 नहीं होगा, तो 0 कौन होगा, ये मान 0 होगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, वही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए आप इसमें से ABC कॉमन ले लीजिए पहले, सबसे पहले। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ 1 प्लस ए बनेगा, पहली पंक्ति में 1 अपॉन ए प्लस 1, फिर 1 अपॉन ए, फिर 1 अपॉन ए, फिर बी कॉमन लिया है तो बी 1 अपॉन बी प्लस 1 और 1 अपॉन बी, फिर सी कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1। फिर आप एक स्तंभ को, इस एक स्तंभ को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा मान मिलेगा, है ना। आप ABC पहले कॉमन ले चुके हैं, फिर एक स्तंभ को जब आप जोड़ेंगे, कहने का मतलब आप जो कॉलम फर्स्ट है, क्या है, प्रत्येक स्तंभ है, रो लिख लीजिए आप, रो 1 जो है उसको रिप्लेस कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों पंक्तियों को जोड़ करके पहली पंक्ति की जगह लिख दीजिएगा, तो आपके पास ये मान मिलेगा। हर एक के अंदर ये भी कॉमन आ जाएगा, बाद में जो सॉल्व करोगे उसका मान क्या आएगा, 1। तो लास्ट में ये आपका आंसर है। आगे के और जो हैं वो फॉर्मूलाज आप चेक कर लीजिए, कोई ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बाकायदा एक वीडियो बना करके सोल्व करके भी बता दिया जाएगा। कमेंट करने का तरीका देखिए, थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट रहेगा। आप जिस भी सेकंड जो भी पॉइंट देख रहे हैं, है ना, कि आप क्वेश्चन तो लिख के नहीं बता सकते कमेंट में, तो उस टाइमिंग को आप यहाँ पर लिख दीजिए कि हाँ 4 मिनट और इतने सेकंड के ऊपर मेरा ये डाउट है क्वेश्चन का, ये आप सोल्व करा दीजिए, वो आपको वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट, ठीक है। तो ये और फॉर्मूलाज हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे आप जो क्वेश्चंस हैं देख पा रहे हैं आपके सामने, ये सारे के सारे आप नोट डाउन कर लें और एग्ज़ाम के अंदर यही क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर से ही कलेक्ट किए हुए हैं। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारे फॉर्मूला जो हैं आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, कोई भी सोल्व नहीं हो पाता है आपसे तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, आपको बाकायदा पूरा सॉल्यूशन और सब कुछ मिलेगा। और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके सामने क्वेश्चंस हैं सभी प्रकार के, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप डेफिनेटली हमें कह सकते हैं, आपको करवाया जाएगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड RPSC दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।